33 नंबर क्वेश्चन, 33 34, ठीक है, सही है नंबरिंग, बीच में एक पेज गैप हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 बढ़िया क्वेश्चन है। मैं भी घबरा गया देख के, ओ कैसा क्वेश्चन है। नहीं, आपको डिजिट अभी दिखाएंगे, पहले आप चीजों को समझो। कहता है निम्न तालिका में 2014 से 2018 के दौरान राज्यों में उत्तर प्रदेश, इतना फर्जी बातें। यहां कहता है एटी और आरटीआर के बीच न्यूनतम अंतर वाला राज्य कौन सा है, ये मतलब मिनिमम डिफरेंस चाहिए। तो थोड़ा सा ये चीज छोटा करना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, आप समझ रहे होगे, जिससे आपको डेटा अच्छा दिखाया जाए। और इसका वैसे यूज नहीं है तो इसको साइड में ही रखो और इसको बड़ा कर देते हैं जिससे आपको बढ़िया दिखे, दिख रहा होगा और अच्छा दिखे। अब तो मजा आ रहा होगा, कोई ना नहीं बोल देना, दिल टूट जाएगा मेरा, ना तो बोलना ही नहीं, तुरंत दिल टूटेगा। अब देखो, आपको हम बता दें ऑब्जर्वेशन, अब इतनी आपको जब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं दिखता ही नहीं हमको, कौन घटाएगा कौन जोड़ेगा, फर्जी क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन समझो, ये टोटल वैल्यू लिखी हुई है 2 2 4 2 6 2 8, यहां 8 डिजिट का इस्तेमाल है, यहां 8 डिजिट का इस्तेमाल है, यहां 7 डिजिट का इस्तेमाल है, यहां 7 डिजिट का, यहां 8 डिजिट का इस्तेमाल है, यहां 8 डिजिट का इस्तेमाल है, यहां 8 डिजिट का इस्तेमाल है, यहां 7 डिजिट का इस्तेमाल है। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, हमसे न्यूनतम अंतर वाला राज्य पूछा गया है, मिनिमम डिफरेंस। देखो आप यहां देखो, ये 45 है, ये 44 है, घटाओगे तो एक तो आएगा ही आएगा क्योंकि पीछे 0 लगा हुआ है, मतलब ये 7 डिजिट में आंसर आएगा। घटाओगे तो एक 7 डिजिट में तो फिक्स है, ठीक है। लेकिन जब इसमें आओगे तो एक चीज देखो, ये 93 ये 84 ऑलरेडी 7 डिजिट में, तो 7 डिजिट में तो आएगा, लेकिन इससे बहुत कम आएगा ये वाला, क्योंकि 8 से 7 होगा, ये ऑलरेडी 7 में थोड़ा सा और कम होगा। आप ये कह दो 6 डिजिट में, तो वो नहीं, चलो 6 डिजिट में आएगा, सीधी सी बात है। अब देखो इसमें 7, इन दोनों घटाओगे तो 8 डिजिट से 7 डिजिट में आएगा। अब ये 7 7 है, ये 93 से 84 जाओगे तो एक डिजिट कम हो जाएगी, यानी इसमें 6 डिजिट में आएगा, इसमें 7, इसमें 7 डिजिट, यानी 6 डिजिट में जो आंसर घटाने पे आएगा वो एचपी पे आएगा। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन में लेना, ये नहीं कि बस लग गए, ठीक है। आई होप नहीं, अब जहरीला नहीं है मेरे भाई, अब तो फर्जी क्वेश्चन है ना। अरे देवताओं, आप खुद ही देखो, मोटा मोटा यहां 8 डिजिट, यहां 8 डिजिट, 45 में 44 घटाओगे तो एक डिजिट कम हो जा रही है ना, बोलो हाँ। तो 6 और एक 7, तो ये 7 डिजिट में घटाने पे आएगा। अब देखो 93 में 84 अगर घटाओगे तो एक डिजिट कम हो जाएगी, सिंगल डिजिट में आएगा। तो पीछे 5, तो ये घटाने पे 6 डिजिट, यहां घटाने पे 7, यहां 6, यहां 7, यहां 6, यहां 7, तो घटाने में सबसे कम डिजिट किसमें है? 6, तो सबसे छोटा यही होगा ना, तो कौन सा होगा? एचपी। इससे आसान तरीका होता ही नहीं, मुद्दा खत्म। 33 के बाद 34 नंबर पढ़ेगा इंडिया, प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन, ये भी सभी 6 विषयों में कुल मिलाकर 70% से अधिक 80% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। 500 का 70% ये समाज 350 कहता है और 80% ये समाज 400 कहता है। इसके बीच का आंसर चाहिए। 355 1, 360 2, मुद्दा खत्म। 2 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? वाई दिस कोलावरी। अरे क्वेश्चन नंबर 7 कहता 2 बिंदु जो किसी रेखाखंड को P:1, P:2 और 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, उन बिंदुओं को कहा जाता है। आप एक चीज देखो, 1 और 2 और 2 और 1, टोटल ये 3, यानी त्रिभाजन कहलाएगा, ट्राइसेक्शन कहलाएगा, ट्राइसेक्शन। अब कह दो सर सेंट्रोइड बोल दो, जो किसी रेखाखंड को 1:2, 2:1, नहीं, फिर तो 2:1 पे ही हमें जाना पड़ेगा। अब ये ट्राइसेक्शन कैसे, त्रिभाजन कैसे, उस पे भी चर्चा कर ली जाए। जैसे ए
बी, सी और डी। आप मोटा मोटा समझना, ए बी सी डी लिख दिया, तो अगर ए बी सी डी को 1:2 में डिवाइड करें तो देखो ए बी और बी डी, तो 1:2 यानी 1 1 1। देखो ए बी की वैल्यू 1 और बी डी की वैल्यू 2 हो गई। अब 2:1 बोल रहा है, 2:1, तो ए सी और सी डी ले लो, तो ये 2:1 हो जाएगा। तो ए सी देखो 1 1 ए सी हो गया और ये सी डी, यानी इसे क्या बोलेंगे क्योंकि दोनों को कंबाइंड करके एक ही साथ शो करना है, तो इसे ट्राई सेक्शन बोलेंगे। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। सेंट्रोइड मत माराना, स्वयं जिम्मेदार होगे, समझ गए? तो कर देना बी स्क्वायर माइनस 4ac के लेस देन 0 कर देना। अगर आपसे पूछे कि रियल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो आपको बराबर 0 करना पड़ेगा। और अगर केवल और केवल बोले आपसे कि रैशनल होने चाहिए और अनइक्वल होने चाहिए, तो आपको ग्रेटर देन 0 या फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और इरेशनल और अनइक्वल होने के लिए ग्रेटर देन 0 हो और नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो वो कौन सा हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। यानी कि आपसे कंडीशन ये पूछी जा सकती है कि अपरिमेय होने की क्या शर्त है? अगर कोई भी मूल अपरिमेय, अच्छा ये बताओ, अपरिमेय और काल्पनिक होना एक ही है क्या? अपरिमेय और काल्पनिक होना एक है क्या? नहीं है। यही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं कि पेपर में पूछेगा कि यार रूट्स आपके इरेशनल होंगे, अनइक्वल होंगे, तो जल्दीबाजी में कई बच्चे ऑप्शन लगा देंगे लेस देन वाला, जबकि लेस देन का कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। आपका आंसर होगा कि पॉजिटिव तो होगा, लेकिन आपका जो ये होता है ना रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को ही तो डी बोलते हैं। और ये अगर आपका नॉन परफेक्ट हो गया, यानी कि अपूर्ण वर्गमूल हो गया, तो मामला अपरिमेय हो जाता है ना? क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? वेरी गुड भाई साहब। चलिए अब मैं चलता हूं आगे। यदि c बराबर a हो, तो अगर बोला जा रहा है, कंडीशन बोली जा रही है कि c बराबर a है, तो c बराबर a कब होता है? मैंने बताया ना कि अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल c बाई a होता है। अब c बराबर a कब होगा? जब अल्फा गुणा बीटा 1 होगा नहीं होगा? तो आप ये कह सकते हो कि जब कभी भी c बराबर a है, तो हमेशा याद रखना कि जो उनके मूल होंगे वह एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, व्युत्क्रम होंगे। तो ऐसी कंडीशन आपको पूछी जाएगी पेपर में कि अगर भाई साहब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल हैं, अगर व्युत्क्रम है तो कौन सी शर्त सही है? तो आप बोलोगे c बराबर a होना चाहिए। हाँ, रेसिप्रोकल होने चाहिए, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो बराबर होगा। ये कंडीशन है, आप देख सकते हो। बहुत अच्छी बात है। अगर b बराबर 0 है तो जो आपके मूल होंगे इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे, बट साइन आपका अपोजिट होगा। अगर b 0 हो गया ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b 0 हो गया, तो आपके रूट इक्वल तो होंगे मैग्नीट्यूड में, लेकिन इक्वल अलग अलग साइन के होंगे। ठीक है। अच्छा, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी p प्लस आयोटा q, तो उसका दूसरा मूल कैसे निकालोगे आप? पूछा जाएगा आपसे पेपर में। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन दे दिया आपको 2 प्लस रूट 3, यह एक आपका मूल है। किसी भी द्विघात समीकरण का एक मूल आपको दे रखा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर बताओ कैसे बनाओगे? बताओ, बता दो। तो अगर मूल आपको दे रखा है 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा मूल तुरंत तैयार हो जाता है, जो कि इसका संयुग्मी होता है। जो कि इसका क्या होता है? संयुग्मी होता है, कॉन्जुगेट होता है। आई बात समझ में? वेरी गुड। तो सर समस्या क्या है? कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस पहले से ही है, दोनों मूलों का योग इंटू एक्स, मूलों का गुणनफल, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1। ये आपकी द्विघात समीकरण तैयार हो गई, बढ़िया चकाचक। हाँ, तो अगर कोई भी आपको एक रूट दे देगा तो दूसरा रूट आपको कॉन्जुगेट बनाना पड़ेगा उसका। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने आपको लिख दिया रूट 7 प्लस 2। आप मुझे बताइए, अगर ये क्वेश्चन मैंने दे दिया और ये एक आपका रूट है, तो आप मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के बता सकते हो? तो बताओ कि
एक रूट दे दिया मैंने आपको। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दो भाई, है ना, बहुत कुछ सीखने वाले हो आप। तो सर एक्स स्क्वायर, इसका एक और रूट हो जाएगा √7 - 2। केवल प्लस माइनस खेलना है, बटे बटे में कुछ नहीं करना आपको, बस इतना सब सहूलियत है। माइनस मूलों का योग, यानी कि ये 2√7 इंटू एक्स, मूलों का गुणनफल, 7 में से 4 गए तो 3। ठीक है, वेरी गुड। 7 में से 4 जाएंगे ना भाई, ए स्क्वायर इन दोनों का गुणा होता है ना, तो गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √2 का, मतलब 2 का स्क्वायर, तो 7 में से 4 गया तो 3। ठीक है, हाँ, अब गलती कर रहे हो बताओ यार, 5 दे रहे हो मोहित। आइए, क्लियर है भाई, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, अच्छा, अभी तक जो मैंने अभी पढ़ा रहा था वो क्या पढ़ा रहा था, मैं जो अभी तक पढ़ा रहा था वो पढ़ा रहा था आपको द्विघात समीकरण। आपकी पेपर में क्यूबिक भी पूछा जाएगा आपसे। क्यूबिक मतलब आपकी घन ही है, घन होता है ना, घन पहचानोगे कैसे, क्यूब दे रखा होगा। तो अब देखो सीडी देखो कैसे उतरती है, ax3 bx², फिर घात कम हो गई cx, फिर एक d और आ गया है। अब घात 3 आ गई तो इसके मूल भी 3 होंगे, अल्फा बीटा और गामा। पहली इक्वेशन मूलों का योग, वहीं से शुरू हो जाओ, माइनस का b/a। दूसरी इक्वेशन मूलों का गुणनफल, लेकिन मूलों का गुणनफल कौन सा, आपस में, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये आपस वाला, कोई भी 2, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, इनका ये हो जाएगा। अब माइनस से शुरू हो गया ना तो प्लस c/a। अब तीसरी चीज और आएगी, क्योंकि 3 कंडीशन बनती हैं अगर 3 पावर होती हैं, तो तीसरी कंडीशन क्या बनेगी सर, तीनों का गुणनफल मूलों का, तो अल्फा बीटा गामा का गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस d/a। मजा आ रहा है क्या, बोलो भाई साहब, मजा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं। एग्जाम्पल दे दो सर एक, मजा आ जाएगा पेपर में अगर आ गया तो, वही कर रहा हूं। तो 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण के अगर 3 मूल हैं तो तीनों का गुणनफल बताइए, बताओ क्या होगा। तो तरीके से काम करना है, योग पूछेगा तो इस वाले से काम चलाओ, माइनस से ही, फिर माइनस प्लस माइनस चलता है। हमने तीनों का गुणनफल पूछा है तो लास्ट वाले से मतलब है माइनस प्लस माइनस, -4/2 माइनस का 2। मैंने पूछा ये बताओ, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा क्या होगा बताओ। तो सर माइनस प्लस माइनस, तो ये वाला लेना है, 5 प्लस में होगा /2, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, मूलों का योग, -3/2। इस तरह से आप इक्वेशन का जवाब दे सकते हैं, और ये बहुत बेहतरीन चीज है आपके लिए, पेपर में जरूर काम आने वाली है। ठीक है, चलिए, बहुत सारे बच्चे अभी सेंटर्स पर पहुंच चुके होंगे, है ना भाई, मेहनत करते रहो, सिलेक्शन मैं आपको पूरा मेहनत करा रहा हूं, ये पेपर में प्रश्न आने वाले हैं आपके, जी बिल्कुल। अगला देखिए सर, अब बात करता हूं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी घात 4 हो, तो घात 4 वाली बात भी तो बनती है, हालांकि ये आएगा नहीं, लेकिन आप एक बार देख सकते हैं इसको, b/a, c/a, d/a, e/a, माइनस प्लस माइनस प्लस, बस होता क्या है, यहां 4 मूल हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 एट ए टाइम, जैसे कि अल्फा बीटा गामा, गामा बीटा और क्या कहते हैं डेल्टा, डेल्टा बीटा और अल्फा प्लस अल्फा बीटा, ऐसे चलता जाएगा, तो c/a इस तरह से। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ, तो यहां तक क्लियर हो गया भाई। अब आगे चल, 37 है,
यदि किसी एक संख्या को हटा दिया जाए तो माध्य 2 कम हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है? तो आप ये देख सकते हो कि 8 संख्याओं का माध्य 37 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो हां। और एक संख्या हटा दी गई तो बची कितनी संख्या? 7 संख्या। और जिसका माध्य 2 कम हो जाता है तो 37 में 2 कम करोगे 35 आ गया। अब हमें वह संख्या चाहिए। मासूम से दोस्तों इसे 2 बार समझाएंगे। समझ, 7 से 8 यानी प्लस का 1 हो रहा है। 35 से 37 यानी यहां पर भी प्लस का 2 हो रहा है। यहां चीज समझिएगा, अगर यह प्लस है तो यहां प्लस लगा दीजिएगा, ये माइनस है तो यहां माइनस लगा दीजिएगा। बात को बहुत अच्छे से समझो। उसके बाद करते क्या है मेरे मासूम से दोस्तों, ये वैल्यू का इंटू इसमें कर दो तो ये 37 आ गया। और इस 7 का इंटू इस 2 में कर दो तो 14 आ गया। इसको जब जोड़ेंगे तो 51 आएगा। यानी जब 8 बंदे थे तो माध्य 37 था। एक बंदा चला गया तो औसत 2 कम हो गया, तो जो बंदा गया है उसकी वैल्यू 51 होगी। क्या होगी? 51 होगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने ऐसे क्यों नहीं किया कि पहले 8 बंदे थे तो औसत 37 था, एक चला गया यानी 7 बंदे हैं तो औसत 2 कम यानी 35। तो यहां पर भी हम अप्लाई करके दिखा देते हैं। इसका जो अंतर है वो -1 है और इसका जो अंतर है वो -2 है। अप्लाई करके दे। मैंने अभी बोला था कि जो सिंबल यहां पर है वही सिंबल रखना है। तो यहां माइनस है तो यहां माइनस रखोगे। अब इस माइनस का इंटू 35 में करोगे तो माइनस का 35 आएगा। और 8 का इंटू -2 में तो 8 दूनी 16। देखा ये जाए ये माइनस का 51 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 51 इज द राइट आंसर। सुझाने के लिए क्वेश्चन बार बार पूछता है वो, है ना। तो इस क्वेश्चन से डरिएगा नहीं। इसके बनाने के लिए थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए। अगर आपसे कोई कह दे कि x + 2y = 8, तो क्या आपको पता है ये 2 चर वाला एक घातीय समीकरण है और यह वास्तव में एक रेखा है। वास्तव में क्या है भैया? एक रेखा है। ठीक है, क्या है? एक रेखा है। अब समझाने का थोड़ा सा हल्का सा प्रयास करते हैं। अगर ये y डैश x अक्ष ये है तो यह रेखा अगर खींचोगे तो कहीं ना कहीं से तो जाएगा ना। मान लो ये समीकरण का रेखा यानी x + 2y = 8 आपने खींचा तो इस प्रकार से गया, मान लेते हैं। तो इसको देखोगे तो क्या लगेगा भैया? तो x अक्ष को कहीं ना कहीं यहां पे काटा, ये y अक्ष को यहां पे काटा। तो क्या बता सकते हैं कि जिस बिंदु पे x अक्ष को काटा उसका नियामक क्या होगा? क्या ये बता सकते हैं? तो याद रखिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि x अक्ष पे जब कोई रेखा काटेगा ना, x अक्ष पे काटेगा, तब y नियामक यहां पे हमेशा 0 होगा। ठीक है, और x का मान निकालने के लिए y को आप गौण कर दीजिए, मून दीजिए। तो क्या दिखाई दे रहा है? x = 8, यानी कि 8 0 पे काट रहा है भाई। अगर यहां देखा जाए कि y बिंदु का नियामक यानी y बिंदु को कहां पे काटा, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे कि चूंकि y पर काट रहा है, y अक्ष पे काट रहा है, अतः x का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। y का मान निकालने के लिए भैया अब की बार x को मुंदोगे, y का मान निकल जाएगा। कितना आएगा? 2y = 8 तो y = 4। क्लियर है? यानी अगर इसका नाम b इसका नाम c दे दें और आपसे कहें कि यह रेखा x अक्ष को b पर काटता है तो b का नियामक क्या होगा, तो आप कहेंगे 8 0 होगा। अगर यह कह दे कि यह रेखा जो है x + 2y = 8 जो है y अक्ष को c पर काटता है तो c का नियामक क्या होगा, तो कह दोगे 0 8। समझ गए तो बढ़िया बात है, नहीं समझे तो एक बार और इसको देख लीजिएगा। अब सीधे आते हैं इस क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन भैया क्या कहता है, गौर से देखिए। कहता है 2 सीधी रेखा a और a, है ना, एक दूसरे को a पर काटता है। यानी यहां पे एक रेखा a दे रखा है जिसका नाम है x - 5y = 2 और दूसरा रेखा भैया ऐसे दे रखा है x + 2y = 9 जो एक दूसरे को a पर काटता है। तथा है ना B और C बिंदु पर x अक्ष को काटता है तथा ये दोनों रेखा
एक्स अक्ष को, मान लो ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष को बी और सी बिंदु पर काटता है, बी और सी बिंदु पर काटता है, ये कह रहा है। अब तो समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए। अगर ये रेखा है ना, मान लो ए वाला है आपका बाई एक्स और ए वाला मान लो एक्स एक्स है ना, ए वाला अक्ष है, मान लो ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका कौन हो गया, बाई अक्ष हो गया। तो आप ही बताओ कि इस बिंदु का नियामक निकालना चाहोगे तो क्या कहोगे, तो कहोगे एक्स अक्ष पे काटता है तो बाई का मान भैया 0 हो जाता है। एक्स अक्ष पे काटेगा तो बाई का मान 0। एक्स का मान निकालने के लिए बाई वाला को मूल लेते हैं, तो एक्स बराबर क्या दिखाई दिया, तो कहोगे 2 दिखाई दिया, यानी कि बी बिंदु का नियामक 2 0 होगा। उसी ढंग से अगर इसका नियामक निकालने की बात करें तो ये भी एक्स अक्ष पे काट रहा है तो बाई का मान क्या होगा, 0। नहीं, ये रेखा एक्स अक्ष पे काट रहा है तो बाई का मान क्या होगा, 0। एक्स का मान निकालने के लिए बाई को मूल लो तो एक्स बराबर 9 दिखाई दिया, यानी इसका नियामक होगा 9 0। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, एक बार और इसको देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो। अब रह गया इसका नियामक निकालना, इसका नियामक, तो इसका नियामक कौन होगा, तो ये दोनों समीकरण को तुम हल कर लो, यानी x - 5y बराबर 2 और x + 2y बराबर 9 को हल कर लो, तुरंत हल हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा -7y बराबर -7, यानी y का मान आ जाएगा 1, यानी y का मान आ गया x। अब x का मान निकालने के लिए एक पुट कर दो, एक पुट करोगे तो 5 उधर चल जाएगा तो x का मान हो जाएगा 7, यानी तीनों a का भी, b का भी, c का भी, तीनों शीर्ष अब आपको पता हो गया। तो क्या त्रिभुज ABC का एरिया आप नहीं निकाल लोगे, तो कहोगे जी सर हम बिल्कुल निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया तो हम ही निकाल देते हैं, आप क्यों निकालिएगा। आपका है 2 0 पहला बिंदु, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष है 9 0 और अगला शीर्ष है आपका 7 1, ठीक है। अब इसका एरिया अगर निकालना है तो क्या करोगे भाई, तो इसको 0 बनाने के लिए है ना, इसमें से 2 घटाओगे, इसमें से 0 घटाओगे, तो यहां भी 2 0, यहां भी 2 0, घटा ना 2, ठीक है। तो घटाओगे तो आपका बन जाएगा 0 0, उसके बाद बन जाएगा 7 0, उसके बाद बन जाएगा 5 1, क्लियर है। अब इसका एरिया निकाल दोगे, एरिया क्या होगा, अंदर वाला का अंदर से गुना, बाहर वाला का बाहर से गुना करके घटा दोगे, तो 7 गुना 1 हो गया 7, माइनस ए हो गया 0, अब बटा 2, अब कितना आ गया भैया 3.5 आपका त्रिभुज का एरिया हो गया, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझने के लिए एक बार और इस क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को और घुलाकर आपसे कैसे पूछेगा इस पे भी हम विचार कर लेते हैं। यहां पर देखो, यहां पे 3 समीकरण आपको दे रखा है और कहता है ये तीनों समीकरण से बने त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो भैया ये तीनों समीकरण मान लो, यहां पे गौर करिएगा, ये तीनों समीकरण आपका दे रखा है। पहला है x + y बराबर 0 और दूसरा है 3x बराबर 5y और तीसरा समीकरण है y बराबर 3x - 12, यानी इस समीकरण का आलेख एक रेखा हुआ, इस समीकरण का आलेख एक रेखा हुआ, इस समीकरण का आलेख एक रेखा हुआ, ठीक है। और इससे जो त्रिभुज बना ABC, इसी का आपको एरिया बताना है। अब कहोगे कि भाई ये तो और जटिल हो जाएगा, ये दोनों को हल करके इसका मान निकालना होगा, ये दोनों को हल करके इसका मान निकालना होगा, ये दोनों को हल करके इसका मान निकालना होगा, तो क्वेश्चन जटिल हो जाएगा। नहीं, गौर करिए, यहां पे समझने का प्रयास करिए। याद रखिएगा, कोई भी समीकरण 2 चर वाला एक घातीय समीकरण में अगर C का मान 0 हो तो वह हमेशा मूल बिंदु से होकर जाती है, हमेशा मूल बिंदु यानी 0 0 से होकर जाती है, याद रखिएगा। यहां पे गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, है ना। यहां पे x + y बराबर 0, यानी यहां पे C का मान 0 है। अगर इसको चेंज करते हैं तो 3x - 5y बराबर 0, यहां पे भी C का मान क्या है भैया, तो कहोगे 0 है, इसमें भी C का मान क्या है, 0 है, यानी यह समीकरण का जो आलेख होगा वह भी मूल बिंदु से जाएगा, यह भी आलेख जो होगा वह भी मूल बिंदु से होकर जाएगा, यानी दोनों समीकरण मूल बिंदु से जाएगा, यानी B जो है वो 0 0 होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन बिंदु 0 0 हुआ, यानी दोनों रेखा एक दूसरे को 0 0 पर काटेगा, यानी B का नियामक 0 0 होगा। आप जानते तो इसको 1 सेकंड में ये दोनों समीकरण को बिना हल किए हुए इसका नियामक 0 0 आप रख दिए
होते। अब यहां पे गौर करिए, अगर इस बिंदु का नियामक निकालना हो तो ये भी बहुत आसान है निकालना भाई, ज्यादा जटिल नहीं है। यहां पर देखो 3y बराबर 5x, यानी ये 3x बराबर 5y, यानी इसके स्थान पे अगर 5y आप रख देते हैं तो आपका इक्वेशन बन जाता है -4y बराबर -12, यानी y का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप ही बताओ कि अगर इस बिंदु का हमें नियामक निकालना होता तो y का तो निकल गया 3 ना, हाँ या ना। अगर ये 3 मान यहां पुट कर देते ये वाला में, क्योंकि यही दोनों को हल करके तो निकाल रहे हैं, अगर ये 3 यहां पे पुट कर देते तो 3x बराबर 15, तो x बराबर क्या निकल जाता, 5। ये भी निकलना आसान था या नहीं था, सो बताइए आप। ठीक है, सो बताइए, इसको मिटा देते हैं थोड़ा देरी के लिए। अब यहां पे बताइए, कहीं को दिक्कत किन्हीं को है तो थोड़ा सा हमको बता दीजिए भाई। अब यहां पर देखो, अब रह गया a का नियामक निकालना। a का नियामक क्या होगा, a निकालना। तो देखो a दोनों को हल करेंगे a का नियामक निकल जाएगा, नहीं a दोनों को हल करेंगे a का नियामक निकल गया। तो यहां पे देखो x बराबर -y, x बराबर -y, अगर यहां पे -y आप रखते हो तो हो जाएगा y -3 इधर आएगा तो +3y बराबर -12, यानी कि 4y बराबर -12, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -3। यहां पे देखो y का मान -3 आ गया तो -3 उधर जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा भैया, तो कहोगे 3 हो जाएगा। तो देखो थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन ललीपाप ही हो ऐसा नहीं होता, कुछ क्वेश्चन में हल्का कैलकुलेशन होता है। तो बस कुछ नहीं मैंने किया, यहां पे c का मान 0, यहां पे c का मान 0, अतः दोनों जिस बिंदु पर काटेगा उसका नियामक 0 0 होगा। ये दोनों को हल किया, इसका नियामक निकल गया, ये दोनों को हल किया, इसका नियामक निकल गया। आप ही बताओ कि जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष आपको पता हो गया कि एक है 0 0, दूसरा शीर्ष है 5 3, तीसरा शीर्ष आपका है 3 -3, तो क्या इसका एरिया आप नहीं निकाल लोगे, तो कहोगे हमको कुछ नहीं करना, पहले से ये 0 0 है, इसको छोड़ दो। ये दोनों को क्या करोगे, अंदर वाला को अंदर के साथ, बाहर वाला को बाहर के साथ गुना करके अंतर निकाल के आधा कर देंगे। तो ये हो जाएगा -15, ठीक है भैया, एक गुना करोगे तो हो जाएगा 9, इसका अंतर निकाल के आधा करना है, यानी 24/2 यानी कि 12। पहले बता चुके हैं कि रिजल्ट प्लस में आवे या माइनस में, हमेशा आपको प्लस में लेना है, यानी इसका उत्तर कितना होगा, 12 होगा। रुक जाइएगा, कभी कभी त्रिभुज का केंद्रक का भी सवाल हमसे कर देता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें जिसका शीर्ष बिंदु 0 6 8 12 और 8 0 है, यानी केंद्रक की बात किया है। तो याद रखिएगा, ये कह रहा है आपको कि यहां पे ये है 0 6 और ये वाला है 8 12 और ये वाला आपका है 8 0। तो इसका जो केंद्रक है ना, इसका जो केंद्रक है वो, इसका नियामक क्या होगा, इसका नियामक क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, अगर केंद्रक का नियामक निकालना है तो कुछ नहीं करना, आप x वाला को जोड़ के तिहाई कर दो, x वाला को जोड़ के तिहाई कर दो, यानी 0 + 8 + 8 यानी कि 16 का तीसरा, ये हो जाएगा x का मान। और y वाला को जोड़कर 12 × 6 18 × 0 18 बटा 3 कर दो, ये हो जाएगा y का मान, यही इसका नियामक होगा, यानी यही केंद्रक का नियामक होगा। हल करोगे तो 16/3 ये हो जाएगा 6, यानी यही आपका प्रश्न का जवाब होगा, 16/3 और 6। हमें लगता है अब केंद्रक का नियामक पूछेगा तो कुछ नहीं करना, x वाला को जोड़कर 3 से भागा, अब y वाला को जोड़कर 3 से भागा, वही केंद्रक का नियामक होगा। क्लियर है। कभी कभी चतुर्भुज का भी एरिया आपसे पूछ देता है, अगर चतुर्भुज का एरिया पूछे तो हम कैसे उसको हल करेंगे, गौर करिए। जैसे किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है, तो उसी प्रकार से यहां पर भी किसी एक का मान आप 0 बना दें, तो -1 -2 कर दे, 0 हो जाएगा। तो यहां पर भी -1 -2 -1 -2 -1 -2 करना होगा, यानी आपका जो निर्देशांक निकल जाएगा वो हो जाएगा 0 0, अगला आपका हो जाएगा 1 और -5, अगला हो जाएगा यहां पर देखिए तो -4 -4, अगला आपका हो जाएगा -2 और 2। क्लियर है भाई। अब 0 वाला को आप छोड़ दीजिए, है ना, अब बस इसकी क्रिया आप एक साथ कर दीजिए, यानी आप यहां पे थोड़ा सा हल्का सा समझ लीजिए। अगर ये चतुर्भुज है ना, इसका कोई भी कर्ण को आप मिलाते हैं तो 2 त्रिभुज भैया बन जाता है। अगर ये दोनों त्रिभुज का एरिया अलग अलग पता हो जाए और निकाल कर जोड़ दीजिएगा तो पूरा चतुर्भुज का एरिया निकल जाता है। यानी ये तीनों को क्रिया करते हैं तो पहला त्रिभुज का एरिया निकल जाता है, ये वाला क्रिया करते हैं तो ये दूसरा त्रिभुज का एरिया निकल जाता है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हमें
चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा। तो चलो ये दोनों को क्रिया करते हैं, तो क्या करोगे भाई, तो बाहर के साथ गुना, अंदर के साथ गुना करके घटा के आधा कर दोगे, पहला त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा -4, क्या होगा -4, ये हो जाएगा +20, इसका अंतर निकाल के क्या कर देंगे, आधा। ये हमारा पहला त्रिभुज का एरिया निकल गया। अब हम निकालेंगे दूसरा त्रिभुज का एरिया। तो दूसरा का एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों में क्रिया करना होगा हमको, बाहर के साथ अंदर के साथ गुना करके घटा के आधा, यानी ये हो जाएगा -8, और उसके बाद इसको करिएगा तो ये हो जाएगा +8, है ना। इसको घटाइएगा और इसको क्या कर दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा, ये दोनों को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। गौर फरमाइएगा, अगर ये देखिएगा तो ये हो जाएगा -24, और ये देखिएगा तो ये हो जाएगा -16। आप ही बताओ, त्रिभुज का एरिया निकालना है तो 24 का आधा ये हो जाएगा 12, और ये 16 का आधा ये हो जाएगा 8, यानी कि 20। यानी ये चतुर्भुज का एरिया कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 20, है ना। माइनस में भी रिजल्ट आवे तो एरिया हमेशा प्लस में लेते हैं, ये भी माइनस में आ रहा है तो हम प्लस में लिया, क्योंकि त्रिभुज के एरिया हमेशा क्या मिलेंगे, प्लस में लेते हैं। एक बात और यहां पे ध्यान दीजिए, हल्का सा समझने के लिए। देखो वास्तव में मैंने क्या किया, 0 0 ए वाला बिंदु हो गया कॉमन बिंदु, ये हो गया 1 -5 हो गया, और ये बिंदु हो गया -4 हो गया, और ये बिंदु हो गया -2 और 2, बिल्कुल चारों शीर्ष हो गया चतुर्भुज का। अब ये त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, ए वाला, तो ये दोनों को आपने क्रिया किया, देखो तो ये निकल गया ए वाला। उसके बाद ये त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए ये तीनों को क्रिया करना होगा, यानी ये दोनों को लेना होगा। तो देखो -4 -2 2, -4 -2 2, बिल्कुल ये दोनों क्रिया किए तो ये वाला एरिया निकल गया। यानी ये त्रिभुज का एरिया निकाल के मैंने जोड़ दिया, आपका पूरा चतुर्भुज का एरिया निकल गया, जो मेरा उत्तर हो गया। तो अगला क्वेश्चन एक और है, इसको भी बनाने का प्रयास करिएगा, आप खुद इसको बनाकर इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। हम लेते हैं आपसे विदा। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द एलसीएम ऑफ दिस वन, इसका एलसीएम चाहिए। पहली बात तो एक चीज समझो, ये जो वैल्यू है ये इसको ऐसे ही लिखना चाहिए। सर ऐसे ही क्यों, आप अधिकतर ऑप्शन में देखो यही है ही, ठीक है। और ये वाला तो बन ही नहीं रहा है, क्योंकि फिर इसमें माइनस आता तो यहां प्लस है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको ब्रेक करो, तो ये जो ब्रेक होगा वो कैसे, a² - b² और a² + b²। और इसमें भी देखा जाए तो a - b, a + b और a² + b²। आपको बता दे, जब इसका क्यूबिक खोलोगे तो ये चीज तो आएगी। एलसीएम में बस ये दोनों और इंक्लूड हो जाएंगे, यानी a - b इंक्लूड होगा, a² + b² होगा। तो ये बात समझ गए होंगे। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बच्चा बोल रहा होगा, कोई तो मैच करेगा, डी ऑप्शन। तो बच्चा बोलेगा कि कर दिया। आप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है, कृपया करके ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे कहता हूं, जैसा कि आपके सामने ये फॉर्मेट आप समझना, ही कैसे पता लगेगा, ये फॉर्मेट का पता चलेगा ऐसे, a + b का क्यूब प्लस a - b का क्यूब दिख रहा है, a + b का क्यूब a - b का क्यूब दिख रहा है क्या, a + b का क्यूब, जोड़ दो दोनों को, प्लस a - b का क्यूब। अगर आप जोड़ दे रहे हो तो देखो दोस्तों, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा, 2a³ प्लस 6b²a। मजा आ रहा है क्या, वो देखो सामने। और क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि भाई आप 2a कॉमन ले ले भाई साहब, a + 6a + 3b। अब ये चीज देखो आप कि ये 2a × a + 3b, और क्या ये क्वेश्चन में ऐसी तरह से है क्या, a² + 3b²। अच्छा, यानी कि a² + 3b², a² + 3b², सही है, बन गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2a। तो लिख लो भाई, a + b का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब अपॉन, नीचे अगर मैं इसमें डिवाइड कर देता हूं a² + 3b² का, तो आंसर आ जाएगा 2a। लिख लो, बहुत काम की चीज मैंने आपको ये प्रूफ कराई है, और ये प्रूफ कराना जरूरी था। मैं कोई भी कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा आपको पूरा समझाकर बताऊंगा। और सर माइनस आ गया तो आंसर क्या आएगा बताओ, माइनस आ गया तो 2 भी आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात।
माइनस आ गया तो माइनस वाला अपन दोनों मिलकर कंक्लूड करेंगे सभी लोग। माइनस वाला निकाल के बताओ चलो। a प्लस बी का क्यूब बराबर a क्यूब। भाई लिखो मेरे साथ साथ फॉर्मूला लिखो, तभी याद हो पाएगा ये, वरना फिर दिक्कत आती है बाद में। आप जानते हो ये बात फिर भी। तो गुरुजी a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3b स्क्वायर a, जो कि a प्लस बी का होल क्यूब है। ठीक है, इसी तरह से मैंने a माइनस बी का होल क्यूब निकाला, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3b स्क्वायर a। अब आपको घटाना है, अब आपको घटाना है दोस्त, सब लोग घटाइए मेरे साथ में। बोले सर ये घटा दिया, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, घटा दिया, माइनस प्लस प्लस माइनस। देखो ये कट गया अब, ओ सॉरी ये कट गया अब, तो ये तो रह गया, तो ये 2b क्यूब हो गया और ये कट गया, तो ये हो गया सर 6a स्क्वायर b। अब समझ में आ रहा है ना। अब यहां से आपको 2b कॉमन लेना है, तो b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, तो यहां 2b आंसर आ जाएगा। हाँ, तो जो भी विद्यार्थी है ना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सीख रहे हो आप लोग। चलिए मैंने पूरा सीजस जो भी अभी तक मैंने 4-5 फॉर्मूले लिखाए हैं, क्या आपको समझ में आ गए? नहीं भी आए हैं ना, तो इनको आप नोट करो मेरे साथ में, आएगा पेपर में 100 बार आएगा क्वेश्चन। अब मैं इसके एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एक एक करके फटाफट आंसर दीजिए आप। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अब लगने में कितना खतरनाक लग रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, देख रहे हो, a माइनस बी प्लस a प्लस बी, लेकिन बीच में प्लस है और a स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे है, तो आंसर डायरेक्टली 2 आ जाता है, कोई छेड़ना ही नहीं है। और ऐसे टिपिकल डेटा पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर यूपी लेखपाल के लिए रात को 8 बजे शुरू हो रहा है ना भाई, इवेंट बना हुआ है, आप जाकर देखो, है ना। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ए बी, तो आंसर 4 आएगा। डायरेक्ट दे सकते हो यार। चलिए अच्छा ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसका जवाब देके बताओ चलो। कम ऑन, आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, ऐसे दे देगा सर ये दे दिया था पता नहीं चला। मैंने कहा भाई ढंग से देखो क्या है ये a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर आपको लिखाया था ना a माइनस का b a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये यही तो है। इसको डिवाइड में ले जाओ, a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो इसका मान किसके बराबर, a माइनस बी के, तो x माइनस वाई के 1। अब पता है यहां बच गए अपन, क्यों? अगर मान लो ये डेटा दे देता वो 197 और ये दे देता 189, तो आंसर क्या होता बताओ। इसी क्वेश्चन का जवाब मैं पूछ रहा हूं, 197 और 189 दे देता तो क्या होता, तो आंसर होता इसका 8/1 नहीं 1/8। अब कारण आपको पता है यार, देखो समझदार को इशारा काफी है। एक में तो पता नहीं चला, लेकिन वाकई में उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि 8 तो आ रहा है लेकिन पूछा तो उल्टा जा रहा है ना, तो उलट पलट हो सकती है, ध्यान रखना बस, ठीक है। हाँ तो आंसर 1/8 होगा, ना कि 8। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देख के बताओ क्या होगा। प्लीज फॉर्मेट को समझो, फॉर्मेट समझो और मजा आ जाएगा। और मैं ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊंगा, जैसे कि कल मैं साइन रूल और कोसाइन रूल पढ़ाने वाला हूं, आज रात को 8 बजे परसेंटेज चलेगा। अब ये करना पड़ेगा आपको, आप सब्सक्राइब करिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। आप देखिए ये हो रहा है क्या, a क्यूब प्लस का b क्यूब, तो a क्यूब प्लस का b क्यूब a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का b स्क्वायर, तो ये हो जाता है सर a प्लस बी। बस कंक्लूजन आ गया, आंसर आ गया a प्लस बी। a प्लस बी क्या होगा, 123 और 141, 4 6 264। ऑप्शन नंबर ए 264 विल बी योर राइट आंसर। मजा आ रहा है डियर, कर पा रहे हो क्या? चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दो हाथ के हाथ। सर a प्लस बी है प्लस a माइनस बी का क्यूब वाला केस है। क्यूब वाला केस किसी को नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे देखते रहते हैं बस क्या है, लेकिन आपको पता है अगर प्लस आ जाए ना तो ये a होता है ना 2a आ जाता है आंसर, ऐसे याद रखो। अगर बीच में माइनस होता ना
तो 2 भी होता, तो आंसर कितना हो जाएगा 87 इंटू 2 यानी कि 174। बहुत बच्चों को नहीं पता रहता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ पहले तो। अब एक दो क्वेश्चन मेरी तरफ से भी हो जाएं जो कि आपको होमवर्क में करने हैं। होमवर्क में कर लो या ऐसे कर लो। चलो मैंने दे दिया आपको 197 का क्यूब माइनस 133 का क्यूब अपॉन 197 माइनस 133। ठीक है, हाँ, और मैं दे रहा हूं प्लस 197 इंटू 133। मुझे आंसर बताइए क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको 47 या ले लीजिए 68 का क्यूब माइनस 30 + 32 का क्यूब अपॉन 68 + 32 माइनस 68 इंटू 32। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए दिमाग लगाओ अपना। मैं तो आपको एक सॉलिड क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं जिससे कि मेरा एक भी स्टूडेंट इन प्रश्नों को कभी गलत ना करके आए। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ये दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क। जिसने भी दिमाग लगा दिया ना उसके लिए भैया चॉकलेट मिलेगी आपको। मजा आ जाएगा जिसने भी अगर दिमाग लगा दिया उसके लिए। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी। तो आप मुझे बताओ अगर ये ए है ये बी है तो क्या लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर लिख सकते हो ना, और बगल में ए बी है ही, तो ये क्या बन गया, ये तो सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे यार ये तो मस्त हो गया, यानी कि आपका आ जाएगा 330 का स्क्वायर, ये आंसर आएगा आपका। और 33 होता है 1089, 1089 अच्छा, किस किस बच्चे को स्क्वायर और स्क्वायर रूट और कैलकुलेशन ट्रिक सीखनी है वो भी मैं लेकर आने वाला हूं, है ना, उससे भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन में। ये वाला क्वेश्चन बताइए, ये चलो होमवर्क में करो, मुझे अब आंसर चाहिए इसका। मैंने एक हिंट दे दिया। अच्छा ये कर लोगे क्या, मैं हिंट बता दूं आपको, बताओ ये कर लोगे क्या आप, ये कमेंट सेक्शन में भर देना है आंसर। इसका हिंट दे दूं, हिंट दे देता हूं, चलो दिमाग लग जाए तो किसी का। ये है ना इस तरह से बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपका टास्क क्या है, आप इसको तोड़कर बताओ कि a क्या होगा b क्या होगा, और आंसर आप जानते हो फिर क्या होने वाला है। थोड़ा लेंदी आएगा लेकिन मैं अभी कमेंट में पिन कर दूंगा आंसर थोड़ी देर बाद, लेकिन आप अपना ट्राई करना, मजा आ जाएगा। सबसे पहले बताओ कि क्लास कितनी फ्रूटफुल लगी आपको, कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी ना, ऐसी लगेगी आपको बस सबसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5, वैल्यू √5। इसी तरह से इसका वैल्यू हो जाएगा 7। यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे ये तो 2 होता ही है, 2 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। यहाँ पे 3 है तो 2 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, तो √5 ही डायरेक्ट इसको लिख देंगे, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा रहा था तो यहाँ पे 5 न लिख देते 4 7, ये इसका आंसर हो जाता। तो अभी तक हम लोगों ने इनफाइनाइट सीरीज को देखा है, अब हमें फाइनाइट सीरीज को देखना है। मतलब क्या है, समझ जाते हो तो 2 लाइन नहीं 1 लाइन का क्वेश्चन है। हम पहले समझा दूं, यहां पे x, ध्यान से समझना, यहां पे x है जो भैया 5% के लाभ पर, है ना, बाई के हाथे कार बेच दिया। अब बाई ने पुनः x के हाथे बेच दिया, यानी हम ऐसे ना करके ऐसे करते हैं, बाई ने पुनः x के हाथे 2% की हानि पर बेचा। तो भैया ये x का क्या बेनिफिट या लाभ हुआ, यानी कि पहले से
अब में कितना का अंतर हुआ, यही आपसे पूछ रहा है। यानी ये दोनों का अंतर ही तो निकालना है, क्या परिवर्तन हुआ यहां से यहां तक में, वही तो निकालना है। तो भैया यहां पे ए बी फॉर्मूला लगाना दो, ए बी फॉर्मूला जानता है नहीं जानता है तो सीख लो, है ना। क्या होगा, क्या परिवर्तन हुआ या क्या लाभ हुआ, है ना। तो कहोगे 5 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10/100 यानी कि 0.1, यानी 3 में से 0.1 गया, 2.9% का प्लस आया तो कहोगे लाभ हुआ। इतना का क्या हुआ, लाभ हुआ। हमें लाभ रुपया में पूछता है, हमें लाभ रुपया में पूछता है, तो भैया ये है टोटल राशि, तो उसको लाभ हो गया 1.5 पर 2 अदू 4 शून्य का 2.9% बटा 100 कर दो। अब काटो कैसे, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, दशमलव हट जाएगा 1 शून्य से, यानी ए वाला को गुना कर दो खाली 0, 15 नामा 35 से बाकी 13, 15 13 43, इतना रुपया का भैया उसको लाभ हुआ। इतना रुपया का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। 4350 रुपया का गेन, यानी कि पहला ऑप्शन है। तो यहां पे समझिए 380 आम, टोटल कितना आम भैया, 380 आम, 380 आम टोटल है, 380 आम टोटल है, जो कुछ लड़का और लड़की में बांटा गया। मान लो ये लड़का है और ये लड़की है, लड़का लड़की में टोटल 380 आम बांटा गया, टोटल कुल। अब कहता है जो संख्या में 85 है, यानी कि लड़का प्लस लड़के मिलाकर टोटल संख्या कितना है, 85 है। अब कहता है कि प्रत्येक लड़के को 4 आम, प्रत्येक लड़के को भैया 4 आम और प्रत्येक लड़की को 5 आम मिला, 5 आम मिला। ठीक है, तो आपको बताना है कि लड़का की संख्या क्या है, लड़का की संख्या क्या है, ये आपको बताना है, कुछ नहीं करना। ये रूल ऑफ एलिगेशन का क्वेश्चन है। सोचो कैसे बनाओगे, यहां पे हम बता रहे हैं। सोचो प्रत्येक लड़का को 4 आम मिल रहा है ना, टोटल आम कितना है 380। अब एक चीज यहां पे बताओ, यहां पे कहा 380 और कुल संख्या कितना है, कुल संख्या कितना है, तो आप कहोगे 85, लड़का लड़की मिलाकर कुल संख्या कितना है, इसको ऐसे लिखते हैं, हटाओ यहां पे, ठीक है, समझने में आसानी होगी। देखो लड़का प्लस लड़की मिलाकर कुल कितना है, तो कहेंगे 85 है, कुल कितना है भैया 85 है। अब सोचो कि अगर पूरा के पूरा आम है ना, ये कुल 85 के 85 लड़का होता है ना, कुल 85 के 85 टोटल विद्यार्थी जो है 85 गो लड़का लड़की मिलाकर, तो अगर ये 85 के 85 लड़का होता, अब प्रत्येक लड़का को भैया मिल रहा है, प्रत्येक लड़का को भैया मिल रहा है 4 आम, तो बोलो कि 85 के 85 लड़का होता तो लड़का में कितना आम बट गया होता, तो कहता 85 गुना 4 यानी 520 के शून्य बाकी 2, 832 और 2 40, 340 आम। नहीं समझ में आया तो फिर से समझना, वही क्वेश्चन है जो हम बहुत बार बताए हैं रिलेशन में। अगर 85 के 85 है ना लड़का रहा होता, कुल के कुल लड़का होता है ना, तो एक लड़का को 4 आम, तब 85 लड़का में कितना आम बढ़ जाता, तो कहता 520 के शून्य बाकी 2, 832 2 34। अब ऐसे सोचो कि अगर 85 के 85 लड़का लड़की मिलाकर टोटल 85 है, तो ये 85 के 85 अगर लड़की रही होती और एक लड़की को 5 आम मिल रहा था, तो बोलो कि लड़की में कितना आम बढ़ जाता, तो कहता 85 गुना 5 आम बढ़ जाता, यानी 25 के 5 बाकी 2, 8 5 40 और 2 42, 425 आम बढ़ गया होता। लेकिन हकीकत में लड़का लड़की मिलाकर टोटल लड़का लड़की में कुल आम 380 आम ही तो बटा है, टोटल 380 आम तो बटा है, लड़का लड़की मिलाकर टोटल है ना 380 आम ही तो बटा है। तो भैया ये दोनों का मिश्रण ही तो हुआ। तो अतः यहां पे रूल एलिगेशन का प्रयोग करोगे तो ये दोनों की मात्रा का अनुपात निकल जाएगा। रूल एलिगेशन कहता है कि में से 1 हटा दो, तो 5 में से 0 गया 5, यहां पे आ गया 12 में से 8 गया 4, 45 आ गया, यहां पे घटेगा 380 में से 340 तो 40 आ जाएगा। इसको अगर काटोगे तो 9 5 45, 8 5 40, यानी कि 8 गो अगर लड़का है तो 9 गो लड़की, 9 गो लड़का है तो 8 गो लड़की, और टोटल लड़का लड़की मिलाकर है कितना 85, लड़का लड़की मिलाकर है कितना 85, तो हम कहेंगे 9 और 8 17, लड़का लड़के मिलाकर यहां से देखो कितना है 17 और यहां से देखो कितना है 85, तो हम कहेंगे अनुपातिक 17 का वैल्यू हो गया 85, तो भैया 1 का वैल्यू हो गया 5। हमसे पूछा है लड़कों की संख्या क्या है ना,
लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़का 9 है, तो 9 पचे 45। लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़का की संख्या 9 है, तो 9 का वैल्यू होगा 9 पचे 45, यानी आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। क्लियर है भाई, ये रूल एलिगेशन का है। दूसरा तरीका भी है इसका, लेकिन हम बताएंगे नहीं। दूसरा तरीका भी है ना, भेड़ मुर्गी वाला, याद करना, भेड़ मुर्गी वाला, भेड़ मुर्गी वाला, है ना। क्वेश्चन की जैसा भी इसको बनाओगे तो आराम से बन जाएगा। हम YouTube पर भी उसका। अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये है, ये है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन को देखो और इसकी बात करते हैं। कहता है एक्स और वाई में गेंदों की संख्या, यानी कि दो बैग है, एक्स और वाई दो बैग है, ठीक है भैया। पहला बैग एक्स है और दूसरा बैग वाई है, जिसमें गेंद डाला हुआ है, या गेंदों का अनुपात है 2:3, यानी एक्स बैग में 2 गेंद है तो वाई बैग में 3 गेंद है, ये कह रहा है, ठीक है ना। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। गौर से अब यहां पे समझिए, यहां पे कहता है कि एक्स और वाई 2 बैग है, जिसमें गेंद की संख्या है 2:3। यदि 5 गेंद बैग वाई से निकाल लिया जाए और बैग एक्स में डाल दिया जाए, यानी कहता है कि वाई में से 5 गेंद आप निकाल लिया और ये 5 गेंद एक्स वाला में तुम डाल दिया। किस में डाल दिया, एक्स वाला में तुम डाल दिया, तो दोनों बैगों में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है। बराबर का मतलब होता है 50-50, यानी 1:1 हो जाता है। तो ये तो बनाना बहुत आसान है कि प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या क्या है। गौर से यहां पे समझिएगा, यहां पे है ना, डबल क्रॉस करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। डबल क्रॉस करने आता है ना, तो भैया ऐसे क्रिया करो, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 3 में से 2 गया, क्या आ जाएगा दोस्त, कहोगे अनुपातिक 1 आ जाएगा। क्लियर है। पहला बार डबल क्रॉस इस प्रकार से करना है, पहला बार क्रॉस ऐसे करके अंतर निकालना है, तो 3 में से 2 गया, कितना आ गया, 1 आ गया, अनुपातिक 1 आ गया। अब क्या करना है, अगला बार कैसे करोगे, तो अगले बार ऐसे करना और ऐसे करना, आइए दोनों का अंतर निकालना। तो देखो ऐसे करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 5, ध्यान से समझना, और ऐसे करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5। आइए दोनों का अंतर निकालना, अंतर, ये दोनों का अंतर, गौर से समझना, ऐसे करना तो +5, ऐसे करना तो -5। आइए दोनों का अंतर निकालोगे तो 5 - 5 प्लस क्या हो जाएगा, 5, यानी कि 10 हो जाएगा। गौर से समझना, एक प्लस एक माइनस रहे तो अंतर हमेशा जुट के निकलेगा। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू हो गया 10 गेंद के बराबर। अब ये पहले पता कर लो कि आपके थैला में टोटल गेंद था कितना, है ना। तो एक्स में 2 था और वाई में 3 था, तो टोटल गेंद हो गया 3 2 5, तो 1 का वैल्यू 10, तो 5 का वैल्यू भैया हो जाएगा 50 गेंद। 50 गेंद थैला में था, दोनों थैला में था। तो हमसे क्या पूछता है कि प्रत्येक बैग में कितने गेंद है, यानी इसका पूछने का मतलब है कि अब वाला, तो अब तो दोनों थैला में बराबर गेंद ना हो गया है, यानी कि प्रत्येक बैग में कितना गेंद था, तो प्रत्येक बैग में कितना गेंद था, तो आप कहोगे कि टोटल 50 गेंद था, अब दोनों थैला में बराबर हो गया है, यानी कि प्रत्येक थैला में 50 का आधा, यानी कि 25 गेंद है, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है भाई। क्वेश्चन यानी कि आज का अंतिम क्वेश्चन, ये क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। कहता है एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन को अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। लो, यानी एक विक्रेता है ना, जो 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है, ठीक है। मान लो कि एक पेन का अंकित मूल्य 1 रुपया है। अंकित मूल्य कितना है, 1 रुपया, ऐसा हम मान लेते हैं। तो इसने कितना पेन खरीदा, 40 पेन खरीदा, तो हम सीधे लिखेंगे 40 पेन खरीदा। तो ये 40 पेन का क्रय मूल्य कितना रहा, तो कहता है कि 36 पेन के अंकित मूल्य पर खरीदा है 40 वो पेन, तो 40 पेन खरीदा कितना में, है ना, जितना कि 36 पेन का अंकित मूल्य था। एक पेन का अंकित मूल्य अगर 1 है तो 36 पेन का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा भैया, 36 रुपया हो जाएगा। अब आगे देखो, आगे क्या कहता है उसको देखो। आगे कहता है कि यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% छूट के साथ बेच देता है, यानी कि इसको बेच देता है, वो भी कैसे, अंकित मूल्य के 1% छूट पर। तो भैया 40 पेन खरीदा है, उसके पास 40 को पेन है और एक पेन का अंकित मूल्य भैया 1 रुपया है, तो ये 40 पेन का अंकित मूल्य हो जाएगा 40 रुपया। नहीं, लेकिन 40 रुपया में नहीं बेचता है वो, है ना, 1% डिस्काउंट पर बेचता है, यानी 100 का माल 1 रुपया कम करके बेचता है, यानी 99% पर बेचता है, यानी 99/100 में बेचता है। सुन से सुन कर जाएगा, 936 के 100 बाकी 3, 936 3 39, 1
एक अंक के बाद दशमलव यानी इतना रुपया में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? भैया प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो 36 रुपया में वो खरीदा है और इतना रुपया में बेचा, तो तुम ही बताओ ना भैया कि उसको कितना का लाभ हो गया? तो कहोगे तुम 3.6 रुपया का लाभ हो गया। कितना में? तो तुलना हमेशा क्रय मूल्य पर यानी 36 में। प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100% से गुना, इतना परसेंट का लाभ हुआ। अब क्या करोगे? तो ई दशमलव इस शून्य से हटा दोगे, एगो शून्य से 36 कट जाएगा यानी 10% बच जाएगा, यानी वो 10% का लाभ कमाता है। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी नहीं भैया, है ना। रवि भूषण कुमार पटेल कह रहे हैं सी नहीं, बी होगा, यानी 10% का होगा।